अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन प्रोनाउन। अगर इस प्रोनाउन वर्ड को हम टू वर्ड्स में स्प्लिट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रो और फिर उसके बाद आ जाएगा नाउन। तो प्रो का मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब हो जाएगा नाउन। प्रो का मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब हो जाएगा नाउन। तो हम यहाँ पर इसके डिफिनीशन को लिखते हैं कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of a noun। एक ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं हम उसे कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला इज अ बॉय, अब्दुल्ला इज स्टडिंग इन यूआईटी, अब्दुल्ला इज करंटली डूइंग हिज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वर्ड अब्दुल्ला को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो इस नाम के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन, इस नाम के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ करेंगे हम उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला इज़ अ बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट इन यूएटी, ही इज़ करंटली परसुइंग हिज डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो यू सी दैट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम ऑफ अब्दुल्ला आई हैव यूज्ड अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ दैट नाउन एंड दैट अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हसीना इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ स्टूडेंट, तो अब आप देख सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं दोबारा से हसीना का नाम बोलूं, उसकी जगह पर मैंने एक नाम बोला, उसकी जगह पर मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया। तो वो वर्ड जो कि मैंने उस नाउन की जगह पर यूज़ कर लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के आपके पास टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरा हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हमारे पास प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास 7 है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इन 7 को हम क्या कहेंगे, इन 7 को हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और बाकी हमारे पास दूसरा आ जाएगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। ये 7 हमारे पास बन जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वॉइस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ब। अब वर्ब से पहले हमारे पास जो प्रोनाउन आएगा वो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और वर्ब के बाद हमारे पास जो प्रोनाउन आएगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। यानी अगर यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखूं कि हर कॉल्ड आई, हर कॉल्ड आई, तो क्या ये हमारा जो सेंटेंस है ये ठीक होगा या ये गलत होगा? सो दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास ये वर्ब है वर्ब। तो वर्ब से पहले आप देख सकते हैं कि हमने क्या लगाया है, इससे पहले हमने हर लगाया है और हर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है और रूल के मुताबिक जब हमारे पास वर्ब आएगा तो वर्ब से पहले हम ऑब्जेक्टिव केस को नहीं बल्कि हम सब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। इसी तरह कॉल्ड हमारे पास वर्ब है और इसके बाद मैंने आई लगाया है और आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आएगा हम उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे बल्कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आई हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म लगाया है और रूल के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब एक है, सिमिलरली ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब भी एक है। तो ये सेंटेंस इस तरह होगा कि शी कॉल्ड मी। अब आप देखिए वर्ब से पहले हमने जो प्रोनाउन लगाया है वो हमारे पास शी है और शी हमारे पास कौन सा केस है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह कॉल्ड के हमारे पास चूंकि वर्ब है इसके बाद मैंने मी लगाया है और भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। सो यू कैन सी कि वर्ब से पहले आपके पास सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आएगा। या इसको अगर हम और भी ज़्यादा आसान करें तो वो ये होगा कि सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा जबकि सेंटेंस के एंड में आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ही को मेल के लिए यूज़ करते हैं, शी को फीमेल के लिए यूज़ करते हैं और इट को हम न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है, फेमिनिन कौन सा है और न्यूटर कौन सा है, तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि ये आई, वी, यू और दे, इनको हम विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमारे पास आ जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहां पर मैं लिखूंगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये हमारे पास यूर सेल्फ भी आ सकता है और ये हमारे पास यूर सेल्फ भी आ सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा हिम सेल्फ, ये हमारे पास आ जाएगा हर सेल्फ, ये हमारे पास आ जाएगा इट सेल्फ और ये हमारे पास आ जाएगा देम सेल्फ्स। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ या यूर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी डिस्कशन। पहला पॉइंट, वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या जिसके एंड में सेल्फ्स आ जाए, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। वो प्रोनाउंस जिसके एंड में सेल्फ, SELF, सेल्फ आ जाए, या ऐसे प्रोनाउंस जिसके एंड में सेल्फ्स आ जाए, SELVES, सेल्फ्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ आता है, इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि सेल्फ्स को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। सेल्फ को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और सेल्फ्स को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो अगर मैं कहूं कि आई डिड इट, आई डिड इट, और हमारे पास ऑप्शन आ जाए माई सेल्फ और दूसरा हमारे पास आ जाए माई सेल्फ्स, तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा? तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास ठीक होगा, जबकि ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि माई सेल्फ हमारे पास सिंगुलर है और इसको हम प्लूरल के साथ यूज नहीं करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि दे डिड इट, दे डिड इट, और मैं यहां पर लिखूं कि देमसेल्फ और मैं लिखूं कि देमसेल्व्स, तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखें, इसमें ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि दे हमारे पास प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम सेल्फ नहीं लगाते हैं, बल्कि हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए सेल्फ्स लगाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा दे देमसेल्व्स डिड इट। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब आपके पास सिंगुलर आएगा आप उसके साथ आप उसके साथ सेल्फ लगाएंगे सिंगुलर वाला, और जब आपके पास प्लूरल आएगा तो आप उसके साथ सेल्फ लगाएंगे SELVES, सेल्फ्स, जो कि हमारे पास प्लूरल है। फिर देखिए अगर आपके पास आ जाए कि ही डिड इट, आपके पास आ जाए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड हिमसेल्फ, हमारे पास आ जाए ही डिड इट और हमारे पास ऑप्शन है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड हिमसेल्फ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हिमसेल्फ हमारे पास मुकम्मल गलत है। क्यों? क्योंकि हिम हमारे पास सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम सेल्फ यूज करते हैं, सेल्व्स को यूज नहीं करते हैं। ये तो आपका बन गया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें कि जब आपके पास आई आएगा तो आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ लगा सकते हैं, वी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अवर सेल्फ लगा सकते हैं, यू के साथ आप यूर सेल्फ या यूर सेल्फ दोनों लगा सकते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ आ सकता है, शी के साथ हर सेल्फ आ सकता है, इट के साथ इट सेल्फ आ सकता है और दे के साथ देम सेल्फ आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है? ही। तो ही के साथ याद रखें हम सिर्फ और सिर्फ हिमसेल्फ लगा सकते हैं, बाकी हम इसके साथ कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट में यहाँ पर MCQs लिखूँ और मैं कहूँ कि आई डैश डिड इट और मैं लिखूँ कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ्स, तो फिर याद रखें जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप यहाँ पर इसके साथ सिर्फ और सिर्फ यही जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आई के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ आ सकता है, बाकी आप इसके साथ कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक जो पॉइंट हम जिसकी तरफ बात कर रहे हैं आप उसको समझ गए हैं। लेकिन अब आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिस्ट है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब हमारे पास एक ही लिस्ट है, लेकिन ऊपर आपने इसको दो नाम दिए हैं। आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा है और आपने इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि आई सर्व्ड माई सेल्फ और दूसरा आ जाए
I myself served the guests. I myself served the guests. अब यहां पर आपके पास myself आया है और यहां पर भी आपके पास myself आया है. आया है कि नहीं आया? और आपको यहां पर ऑप्शन मिले हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और इसमें आपके पास एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है. तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमारे पास तो एक ही वर्ड myself है, अभी हमारे पास या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होगा. ये हमारे पास दो जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शन कैसे दे रहा है. तो याद रखिए ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, जब ये वर्ब के बाद आएगा, कहां पर आएगा? वर्ब के बाद, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा रिफ्लेक्सिव. और जब ये वर्ब से पहले आएगा तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा एम्फेटिक. वैसे और भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के दरमियान डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपके इस लेवल पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके पेपर्स में आ सकते हैं या आते हैं नॉर्मली. तो वो प्रोनाउन जो आपके पास यही वाला लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, इफ दे कम बिफोर द वर्ब यू विल कंसिडर देम एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड इफ दिस लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस कम आफ्टर द वर्ब यू विल कंसिडर इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव, वर्ब से पहले एम्फेटिक. तो अब आप होपफुली इस ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन से भी निकल गए हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसमें हम रिफ्लेक्सिव इसे कैसे कहते हैं और हम इसे एम्फेटिक किसे कहते हैं. तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर से सुने कि सेल्फ को आप यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, सेल्फ्स को आप यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ. अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड आपके पास वर्ब से पहले आएगा तो आप उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, और अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड आपके पास प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा तो फिर आप उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन इसमें हम कहते हैं कि माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स. अब देखिए माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स. तो मैं ये कहता हूं कि इट इज माइन. तो हमारे पास क्या आया है? माइन आया है. तो ये माइन हमारे पास क्या बन जाएगा? ये माइन हमारे पास बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन. मैं कहता हूं कि दिस इज यूअर्स. तो ये यूअर्स हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आप लोग के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव को भी डिस्कस कर लेता हूं. आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स एंड देयर. यहां पर मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश कर रहा हूं और आप इसको बड़े गौर के साथ समझें. अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो हमारे पास यूअर्स आया है, आप लोग के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, डैश ओबीडियंटली. तो आपके पास आएगा यूअर, दूसरा आपके पास आया था यूअर्स, और तीसरा आपके पास आया है यूअर्स, और चौथा आपके पास आया है यूअर्स. तो अक्सर औक़ात आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया इसमें हमारे पास जो है वो ये एपोस्ट्रोफी है कि नहीं है, ये वाला. ठीक है, तो याद रखें आपके पास इसमें ये वाला ठीक होगा. आपके पास ये जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस का लिस्ट है और ये पोजेसिव एडजेक्टिव का लिस्ट है. याद रखिए पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में आपके पास एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती है. पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में आपके पास एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती है. तो अगर आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो ये गलत होगा. और हमारे अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको टिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास गलत होगा. अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिस इज माई कार, और दूसरा हमारे पास है कि दिस कार इज माइन. ठीक है, अब पहले सेंटेंस में आपके पास आया है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे में आपके पास आया है पोजेसिव प्रोनाउन. अब ये तो आप समझ गए कि हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के दरमियान क्या फर्क होगा. अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माई कार, तो इसका मतलब क्या है कि एक गाड़ी मेरी है. दिस कार इज माइन, ये मेरी गाड़ी है. बात को समझे? दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है. दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है. अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या होगा? तो याद रखें पोजेसिव प्रोनाउन को, ये देखिए पोजेसिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम यूज करते हैं टेम्पररी ऑनरशिप के लिए, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव को
हम यूज़ करते हैं परमानेंट ओनरशिप के लिए। मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के परमानेंट मालिक है, परमानेंट मालिक का मतलब ये है कि ये चीज़ आप ही की है और आप इसके जो मुकम्मल मालिक हैं, तो फिर आप इसके लिए कहेंगे कि दिस इज़ माई कार, मैं इसका मालिक हूँ और ये गाड़ी मेरी अपनी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि दिस कार इज़ माइन, तो इसका मतलब ये कि ये गाड़ी अभी मेरी है, मेरे साथ है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपने कज़न वगैरह से या अपने फ्रेंड वगैरह से लेकर आया हूँ, तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे पास बन जाएगा कि दिस कार इज़ माइन। तो अब ये मार्कर्स हैं, सही है, ये क्या होंगे, या फॉर एग्जाम्पल एक किताब है मेरे साथ और वो किताब मेरी है, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ माई बुक। लेकिन अगर वो बुक मैं आपको देता हूँ तो फिर आप क्या कहेंगे कि दिस बुक इज़ माइन, क्योंकि ये किताब आपके पास टेम्पररी यानी वक्ती तौर पर है और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको दोबारा से रिटर्न करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप ये पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का लिस्ट जो है वो याद कर ले। ठीक है, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट ये कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन को हम टेम्पररी ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं कि जब आप किसी चीज़ के परमानेंट मालिक ना हो तो आप उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और जब आप किसी चीज़ के परमानेंट मालिक होते हैं तो आप उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास जो पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे या पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे उसमें आपके पास किसी किस्म की एपोस्ट्रोफी नहीं आती है। अगर आप उसमें एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोनाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है और हमने इसके तकरीबन 5 टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे पास प्रोनाउन के बाकी जितने भी टाइप्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है। ये 7 हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये 7 हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ा, तो वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या सेल्फ आ जाए, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। सेल्फ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और सेल्फ्स को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड हमारे पास वर्ब से पहले आएगा तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, और अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड हमारे पास वर्ब के बाद आएगा, अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड हमारे पास वर्ब से पहले आएगा तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, और अगर हमारे पास यही लिस्ट ऑफ वर्ड वर्ब के बाद आएगा तो फिर हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सो बिफोर वर्ब एम्फेटिक, आफ्टर वर्ब रिफ्लेक्सिव। और फिर लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया पॉजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पॉजेसिव एडजेक्टिव को। तो पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे पास 7 है, ये मैंने लिस्ट लिख लिया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी 7 है, इसका भी मैंने लिस्ट लिख लिया है। लेकिन हमने जो है वो इसमें जो मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए वो ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन को हम टेम्पररी ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम परमानेंट ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें हमारे पास एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं। देखिए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो 5 है। ये हमारे पास है हु, whom, whose, which and that। ये 5 हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। लेट्स सपोज इफ आई राइट अ सेंटेंस, मैं कहता हूं कि आई मेट ज़बी डैश इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं कि आई मेट ज़बी डैश आई अप्रिशिएट अ लॉट। तीसरा है कि आई मेट ज़बी डैश फादर is a teacher। Next is I bought a cat dash is expensive, and I bought a book dash is expensive। Let's suppose हमारे पास ये 5 sentences आए हैं। Sentence number 1 is I met Zabi dash is a computer operator। Sentence number 2 is I met Zabi dash I appreciate a lot। Sentence number 3, I met Zabi dash father is a teacher and I bought a cat dash is expensive। And last sentence is I bought a book dash is expensive। And let's suppose we have got these 5 options। हमने इन 5 sentences में इन 5 words को जो है वो करेक्टली पुट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझे कि हमारे पास ये जो who, whom और whose है, इनको नॉर्मली हम इंसानों के लिए यूज करते हैं। हमारे पास जो who, whom और whose है, वैसे हम इनको और भी सिचुएशंस में यूज करते हैं, लेकिन हम ईटा के लेवल की बात कर रहे हैं। सो ट्राई टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हु, हुम और हुज इनको नॉर्मली हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, विच को हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और दैट को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। Who, whom and whose, these 3 pronouns are normally used for human beings, which pronoun is used for animals, and that pronoun is used for non-living things। वैसे ये which और that आप इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। बाय इंटरचेंजेबली यूजिंग वी मीन
कि अगर आप विच की जगह पर दैट लगाए और दैट की जगह पर विच लगाए तो फिर भी ये आपके लिए क्या होगा, ठीक होगा। यानी अब आप यहां पर देखते हैं कि आई बॉट अ कैट, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, कैट इज बेसिकली एन एनिमल, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी विच। सिमिलरली आई बॉट अ बुक, अब बुक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, एंड व्हेनेवर वी गेट सम नॉन लिविंग थिंग वी हैव टू पुट प्रोनाउन दैट in that sentence. इस वजह से हम कहते हैं कि I bought a cat which is expensive and I bought a book that is expensive. अब अगर मैं कहूं कि I bought a cat that is expensive and I bought a book which is expensive, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास ठीक होगा। लेकिन बेहतर बात ये होगी कि आप एनिमल के साथ which लगाए और नॉन लिविंग थिंग के साथ that लगाए। फिर नेक्स्ट आपके पास हम आते हैं द रिमेनिंग थ्री प्रोनाउंस who, whom और whose। अब who हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, whom हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है और whose हमारे पास पॉजिटिव केस है। लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है या पॉजिटिव है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसको सेंटेंस में पुट करना है। सो हाउ विल यू बी पुटिंग इट करेक्टली इन द सेंटेंस। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल पॉइंट बताता हूं, और वो ये है कि जब आपके पास who आता है तो इसके बाद नॉर्मली आपके पास वर्ब आता है। जब आपके पास who आता है, who, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके पास वर्ब आता है। जब आपके पास whom आता है, whom, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके पास प्रोनाउन आता है। आफ्टर whom we get a pronoun and after whose हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास नाउन आता है। who के बाद हमारे पास क्या आएगा, who के बाद हमारे पास वर्ब आता है, और whom के बाद हमारे पास प्रोनाउन आता है, और whose के बाद हमारे पास नाउन आता है। Now if you look at these sentences, I met Zabi, dash is a computer operated, dash के बाद हमारे पास क्या आया है, वर्ब आया है, तो वर्ब से पहले हमारे पास क्या आएगा जी, वर्ब से पहले हमारे पास आएगा who। वर्ब से पहले हमारे पास क्या आएगा, वर्ब से पहले हमारे पास आएगा who। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, I met Zabi, dash I appreciate a lot, I हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले हमारे पास क्या आएगा जी, हाँ शाबाश, प्रोनाउन से पहले हमारे पास आएगा whom। तो मैं कहूंगा कि I met Zabi whom I appreciate a lot। फिर तीसरा सेंटेंस देखिए, I met Zabi dash father is a teacher। अब फादर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है, और नाउन से पहले हमारे पास क्या आता है, नाउन से पहले हमारे पास whose आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि I met Zabi who is a computer operator and I met Zabi whom I appreciate a lot। I met Zabi whose father is a teacher। I bought a cat which is expensive। I bought a book that is expensive। सो होपफुली अब इसके बाद आप लोगों के जहन में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटेड किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर से मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुम और हुज, इनको हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि विच और दैट, विच को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और दैट को हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमने ये कहा कि हु के बाद वर्ब आता है, हुम के बाद हमारे पास प्रोनाउन आता है, और हुज के बाद हमारे पास नाउन आता है। तो ये जिस ऑर्डर से मैंने इसको लिखा है, आपके पास यही सेंटेंसेस आप लोगों के पास पेपर्स में मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ब्लैंक स्पेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया है वो हमारे पास वर्ब है, या वो हमारे पास प्रोनाउन है, या वो हमारे पास नाउन है, तो उसके मुताबिक आप इसको जो है वो पुट करेंगे। सो दीज आर बेसिकली वर्ड, दीज आर बेसिकली द रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट का मतलब होता है अननाउन। तो हम जब किसी अननाउन पर्सन के लिए या अननाउन थिंग के लिए या अननाउन प्लेस के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मींस अननोन, जिसका हमें पता ना हो। तो अगर हमारे पास एक ऐसा बंदा आ जाए, या एक ऐसी चीज आ जाए, या एक ऐसी जगह आ जाए जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं हम उसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हमारे पास है समवन, समबॉडी, समथिंग। फिर हमारे पास आ जाएगा एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, देन एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फिर नो वन, नोबॉडी, नथिंग। और एक हमारे पास एक और भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, दैट इज वन। लेकिन वन पे इंशाल्लाह हम फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। सो इफ यू लुक एट द लिस्ट, वी हैव गॉट समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग।
everyone, everybody, everything, no one, nobody and nothing. पहला पॉइंट, indefinite pronoun के बाद हमेशा आपके पास singular verb आएगा. The first point is कि आपके पास जो indefinite pronoun आएगा, आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके बाद जो है वो singular form of verb लगाएंगे. तो मैं कहता हूं कि someone is coming. ये आपके पास बन गया है पहला पॉइंट. इस तरह मैं कहता हूं कि everybody was talking. तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास बन जाएंगे indefinite pronoun. और indefinite pronoun अभी लोग गुजारा का खैर. तो indefinite pronoun के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास जो है वो singular form of verb आएगा. फिर दूसरा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जितने भी indefinite pronouns होते हैं इनके दरमियान स्पेस नहीं है. रिमेंबर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल MCQs आ जाए कि कैन कम इनसाइड डैश कैन कम इनसाइड, और आपके पास ऑप्शन आ जाए एनीवन और दूसरा आपके पास आ जाए एनी वन, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है. तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एनीवन है ये हमारे पास एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आएगा तो हम इसके दरमियान किसी किस्म का स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे. तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन ये वाला होगा. अब इन सारे प्रोनाउंस पे अगर आप फोकस करते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इनडिफिनेट प्रोनाउन ऐसा है जिसमें हमारे पास स्पेस मौजूद है, एंड दैट इज नो वन. याद रखें, द ओनली इनडिफिनेट प्रोनाउन विद हैविंग स्पेस इन इट इज नो वन. तो जब आपके पास नो वन आएगा आप इसके दरमियान स्पेस को क्रिएट करेंगे. तो अगर आपके पास MCQs आ जाए कि इज अलाउड इनसाइड डैश इज अलाउड इनसाइड, और आपके पास ऑप्शन आ जाए नो वन और दूसरा आपके पास आ जाए नो वन, तो फिर याद रखिए इसमें ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा, while the correct option will be the second one, क्योंकि हमारे पास हमने ये कह दिया है कि the only indefinite pronoun with having space in it is no one. तो indefinite का मतलब होता है unknown. अगर आप किसी unknown person, किसी unknown place या किसी unknown thing की बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं indefinite pronoun. हमारे पास ये 13 indefinite pronouns हैं. इन indefinite pronouns में आपके पास जो दो important points है वो ये हैं कि पहला पॉइंट तो ये कि इसके दरमियान स्पेस नहीं है, और दूसरा आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गए हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है ईच अदर और दूसरा हमारे पास है वन अनदर. ईच अदर एंड वन अनदर. अगर आपके पास MCQs आ जाए कि द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट डैश, दूसरा आपके पास आ जाए द टीचर एंड द स्टूडेंट्स लुक्ड एट डैश, आपके पास आ जाए द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट ई डैश एंड द टीचर एंड द स्टूडेंट्स लुक्ड एट डैश, और आपके पास ऑप्शन आ जाए ईच अदर और दूसरा आपके पास आ जाए वन अनदर. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ईच अदर को हम यूज करते हैं टू के लिए, जबकि वन अनदर को हम यूज करते हैं मोर देन टू के लिए. जब बंदे हमारे पास दो होंगे दो, तो हम उसके लिए ईच अदर को यूज करते हैं, और अगर बंदे हमारे पास दो से ज्यादा होते हैं तो हम उसके लिए वन अनदर को यूज करते हैं. तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे पास आया है द टीचर, क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर आया है इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास एक पर्सन है, और दूसरे में हम कहते हैं कि द स्टूडेंट, तो हमारे पास स्टूडेंट भी एक ही बंदा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बंदे हैं. इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सॉरी ईच अदर को यूज करेंगे, क्योंकि वी हैव गॉट ओनली टू पर्सन्स. दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक एट ईच अदर. फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म आया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स है ये एक से ज्यादा हैं. तो अगर ये एक से ज्यादा बन गए तो एक तो टीचर है और हमारे पास स्टूडेंट्स भी एक से ज्यादा है. इट मीन्स कि हमारे पास जो पर्सन आए हैं वो मोर देन टू है. इस वजह से हम यहां पर लगाएंगे वन अनदर. तो होपफुली अब आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब हमारे पास टू पर्सन्स की बात होगी तो हम उसके लिए ईच अदर को यूज करेंगे, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन्स वी विल हैव टू यूज वन अनदर फॉर इट. अच्छा, यहां पर ये पॉइंट भी नोट करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास MCQs आ जाए कि द कैप्टन
एंड द कोच डिस्कस्ड द इशू विद डैश, और आपके पास आ जाए ईच अदर, दूसरा ऑप्शन आ जाए ईच अदर, द थर्ड ऑप्शन इज वन अनदर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वन अनदर। इस तरह अगर आपके पास आ जाए कि द कैप्टन एंड द प्लेयर्स डिस्कस्ड इट विद डैश, और हमारे पास यहां पर भी ऑप्शन आ जाए ईच अदर, फिर दूसरे में हमारे पास आ जाए ईच अदर जिसमें हमारे पास स्पेस नहीं है, देन वी हैव गॉट वन अनदर जिसमें हमारे पास स्पेस है, और चौथा हमारे पास आ जाए वन अनदर जिसमें हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए जो है वो कभी कभार पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं चौथा ऑप्शन वन अनदर जिसमें हम स्पेस नहीं दे रहे। अब पहले हमने ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास बंदे दो है या दो से ज्यादा है। तो एक हमारे पास कैप्टन हुआ, एक हमारे पास कोच हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बंदे हमारे पास दो है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन ठीक है, तो फिर ये आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के दौरान पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है। तो याद रखिए आपके पास जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान स्पेस मौजूद है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा ये फर्स्ट वन होगा, जबकि सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग आंसर। देन दूसरा हमारे पास है कि द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, तो अगर हमारे पास प्लेयर्स आया है इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, वन अनदर को यूज करेंगे। लेकिन कौन सा वाला वन अनदर, वो वाला जिसमें स्पेस मौजूद है या वो वाला जिसमें स्पेस मौजूद नहीं है। तो याद रखें जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया है कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं उनमें हमारे पास स्पेस मौजूद होता है। तो ये आप लोग के लिए जो है वो बन गए हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नीचे आपके पास आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फिर उसको हम दोबारा से एडजेक्टिव में डिस्कस नहीं करेंगे। जिस तरह इससे पहले हमने पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो 4 है। हमारे पास है दिस, दैट, दीज, दोज, और फिर हमारे पास है दिस और दीज, और हमारे पास है दैट एंड दोस। अब दिस और दैट को हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज और दोस को हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर का मतलब ये कि इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। इस तरह हम जब कहते हैं कि दीज और दोस, तो इसके बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा और इसके बाद हम प्लूरल नाउन भी लगाएंगे। दिस और दीज को हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो कि करीब होते हैं, जबकि दैट और दोस को हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो कि दूर होते हैं। अब मैं कहता हूं कि दिस इज अ मार्कर और मैं कहता हूं कि दीज आर मार्कर्स। अब जब मैं एक चीज की बात कर रहा हूं तो मैंने उसके लिए दिस लगा लिया, जब मैं ज्यादा चीजों की बात कर रहा हूं तो मैंने उसके लिए दीज लगा लिया। अब अगर ये चीजें मुझसे दूर है और ये सिंगुलर है तो मैं कहता हूं कि दैट इज अ चेयर और मैं कहता हूं कि दोस आर चेयर्स। तो जो चीजें करीब होगी उसके लिए दिस और दीज, और जो चीजें दूर होगी उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दैट और दोस आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि दिस और दीज। अब अगर दिस और दैट की हम बात करते हैं कि हम इसको सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि दिस इज मार्कर्स, गलत होगा। मैं कहता हूं कि दिस आर अ मार्कर, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास गलत होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर हमने कहा कि दिस और दैट के बाद हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब तो लगाया है, लेकिन हमने यहां पर इसके बाद सिंगुलर नाउन को भी यूज करना है। लेकिन यहां पर हमारे पास जो नाउन आया ये हमारे पास प्लूरल है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास दिस आएगा हम इसके बाद सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे, और इसी तरह हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो ऑल्दो यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, लेकिन नाउन जो हमने लगाया है वो प्लूरल है, इस वजह से ये हमारे पास गलत हो जाएगा। द सेकंड सेंटेंस इज आल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर नाउन तो हमने सिंगुलर लगाया है, लेकिन ये जो वर्ब हमने लगाया है ये हमारे पास प्लूरल है, और हमने इस रूल को डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास दिस आएगा या दैट आएगा तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाएंगे और हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो मैं कहता हूं कि दिस इज मार्कर, तो फिर ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दीज दोस। तो दीज और दोस के बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा और इसके बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा। जब हमारे पास दीज और दोस आएंगे तो हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे और हम इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि दीज आर अ चेयर, तो ये सेंटेंस भी गलत है।
अगर मैं कहता हूं कि दीज इज चेयर्स, तो ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने कहा कि दीज के बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा, तो ठीक है भाई, यहां पर तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, लेकिन इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इसके साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे, लेकिन यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। अगर आप दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे पास है कि दीज इज, इसके बाद हमारे पास क्या आया है? इसके बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो यहां पर हमने प्लूरल नाउन लगाया है, लेकिन रूल के मुताबिक इसके बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। इस सेंटेंस को अगर हम ठीक लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। तो अब होपफुली आप इस चीज को जो है वो सही तरीके से समझ चुके हैं। अगर फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत डिटेल वीडियो दी है, जहां पर आप जाकर उसको देख सकते हैं और आप अपने सारे कंफ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये कहा कि दिस और दैट के बाद और दीज और दोज के हम कहां पर यूज करते हैं। अब अगर आप पॉइंट को फोकस करते हैं तो ये पॉइंट हमने कहा कि दिस दैट और दीज और दोज, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये हमारे पास कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो देखिए, जब इन 4 वर्ड्स के बाद आपके पास वर्ब आ जाए तो फिर आप इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कंसिडर करेंगे। जब आपके पास दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद आपके पास वर्ब आ जाए तो आप इन 4 वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन 4 वर्ड्स के बाद नाउन आ जाए तो फिर आप इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 वर्ड्स हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि दिस इज अ चेयर, मैं कहता हूं दिस चेयर इज न्यू। अभी आप थोड़ा सा इन एग्जांपल्स पे फोकस करें तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, दिस के बाद क्या आया है? इज आया है। इज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। यहां पर दिस के बाद क्या आया है? चेयर आया है। तो चेयर हमारे पास क्या है? नाउन है। तो यहां पर हमने कहा था कि अगर दिस के बाद वर्ब आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस वजह से इस सेंटेंस में ये दिस हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, दिस के बाद क्या आया है? चेयर। चेयर हमारे पास क्या है? नाउन है। तो जब दिस के बाद नाउन आएगा तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। होपफुली आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज अ गुड बुक। दैट बुक इज गुड। दैट इज अ गुड बुक एंड दैट बुक इज गुड। दैट के बाद क्या आया है? इज हमारे पास वर्ब है। दैट के बाद क्या आया है? बुक। बुक हमारे पास नाउन है। तो जब दैट के बाद वर्ब आएगा ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डीपी का मतलब वो वाला डीपी नहीं है, सही है, जो कि आप लोग अपने व्हाट्सएप वगैरह पे डालते हैं, ठीक है, या जिस तरह इमरान जो है वो बड़े अच्छे अच्छे किस्म के डीपीज देता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि डीपी का यहाँ पर मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सही है, और डीए का मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दैट के बाद हमारे पास वर्ब आया है, इस वजह से ये दैट हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि यहाँ पर दैट के बाद हमारे पास नाउन आया है, इस वजह से ये दैट हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दीज आर गुड क्वेश्चंस, और मैं कहता हूं दीज क्वेश्चंस आर गुड। दीज आर गुड क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर गुड। अब देखिए, दीज के बाद आया है आर। आर हमारे पास वर्ब है, इस वजह से ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि दीज के बाद हमारे पास नाउन आया है, इस वजह से ये दीज हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब होपफुली आप इस पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन से दूर हो गए हैं कि हमारे पास यही वर्ड्स कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं और कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि इसके बाद हमारे पास क्या आया है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास इसका टाइप है, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास आ जाएगा हु, हुज, whom, when, why, where, what, which। अब ये लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको बड़े गौर के साथ सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सही है। और यहाँ पर मैं आपको इतने ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूँ कि अगर आप इसको सीख लेंगे तो होपफुली आप लोग की किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। ये तो मैंने एक लिस्ट लिख लिया है, ठीक है। दूसरा लिस्ट हमारे पास है हु, whom, whose, which। तीसरा हमारे पास है which,
व्हाट, और चौथा हमारे पास है हाउ एंड व्हाट। लिस्ट नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और लिस्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही है? बड़ा ट्रिकी पॉइंट है और इसको हम बड़े जबरदस्त तरीके से कवर करेंगे ताकि इस पॉइंट को आप समझ जाए। मैं आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हमारे पास मैंने लिखा है, इन्हीं से मैंने वर्ड्स निकाले हैं और यहां पर मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा हूं। फिर इन्हीं से मैंने वर्ड निकाले हैं और मैं इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कह रहा हूं। फिर इसी में से मैंने वर्ड्स निकाले हैं और मैं इसको क्या कह रहा हूं? मैं इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कह रहा हूं। तो सबसे पहले इस दरमियान वाले स्पेस को हल करते हैं। जब आपके पास ये वर्ड हु, whom, whose एंड which ये सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, जब ये 4 वर्ड्स आपके पास सेंटेंस के मिडिल में आएंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इसको हम किस तरह यूज करते हैं, तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास आ जाए कैसा, आयशा, अब्दुल्ला हु वाज वर्किंग, तो ये हु हमारे पास आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के मिडिल में आया है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास बन गए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन पे ज्यादा डिस्कशन इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास इन वर्ड्स के बाद वर्ब आ जाए, वर्ब, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हु, हुज, whom, when, why, where, what एंड which ये आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, कहां पर आ जाए? सेंटेंस के स्टार्ट में, और इसके बाद क्या आ जाए जी, इसके बाद वर्ब आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं कहता हूं कि who is coming, मैं कहता हूं कि when will they reach। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में भी आया है, ये वाला वर्ड भी सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड हमारे पास आया है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। इस वजह से ये वर्ड हमारे पास क्या बन जाएंगे? ये वर्ड हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर मैंने दूसरा लिस्ट लिखा है विच और वर्ड। अगर विच और वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आपके पास जो आ जाए नाउन है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? वो हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि विच इज द राइट वे, और मैं आपसे कहता हूं कि विच वे इज राइट, विच इज द राइट वे एंड विच वे इज राइट। ये एमसीक्यूज मेरे ख्याल से आप लोग के 2017 के पेपर में आया हुआ एमसीक्यूज हैं। अब देखिए, विच के बाद क्या आया है? इज आया है। इज हमारे पास वर्ब है, तो हमने ये कहा कि अगर विच के बाद वर्ब आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो विच हमारे पास आया है ये बेसिकली हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पर विच के बाद हमारे पास क्या आया है? वे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन है। तो अगर विच और वर्ड के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो फिर ये विच हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत लिखा था क्योंकि आपने नॉर्मली यही सीखा होता है कि हमारे पास जब विच आता है तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो नहीं भाई, जब आपके पास विच और वर्ड आएगा आपने ये देखना है कि इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी, वो आपके पास वर्ब है या वो आपके पास नाउन है। तो अगर इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास वर्ब है तो फिर ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, और अगर इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है वो नाउन है तो फिर ये आपके पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और फिर लास्ट जो हमारे पास है हाउ और वर्ड, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। सो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर हैविंग डिस्कशन ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो वहां पर हमने हाउ और वर्ड को डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ आ जाए या व्हाट आ जाए, क्या आ जाए? हाउ आ जाए या व्हाट आ जाए, और सेंटेंस के एंड में आपके पास वर्ब आ जाए, तो फिर ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फिर से सुने, सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ या व्हाट और सेंटेंस के एंड में क्या आया है? सेंटेंस के एंड में आपके पास वर्ब आया है, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएंगे? ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मैं कहता हूं कि व्हाट अ बुक इट इज, व्हाट अ बुक इट इज, या हाउ नाइस अ मैन ही इज, हाउ नाइस अ मैन ही इज। अब देखिए, सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड, सेंटेंस के एंड में वर्ब, सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ,
सेंटेंस के एंड में वर्ब, तो इस वजह से ये हमारे पास बन जाएगी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो शायद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सॉरी इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आप थोड़े से कंफ्यूज हुए हो, लेकिन इस कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिस्ट नंबर 1 सेंटेंस के स्टार्ट में और उसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन। फिर रिलेटिव प्रोनाउन कहां पर आते हैं? सेंटेंस के मिडिल में आते हैं। फिर ये दो वर्ड्स है आपके पास, विच और वर्ड, इसके बाद आ जाए नाउन, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। और अगर आपके पास आ जाए हाउ और वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के एंड में आपके पास आ जाए वर्ब, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे? ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो होपफुली अब प्रोनाउंस के बारे में आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।